राम राम, नमस्कार साथियों। वेदांता एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन की सीरीज़ और थ्योरी की सीरीज़। थ्योरी की सीरीज़ आज अपन आगे बढ़ाते हैं और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं विश्लेषण और संश्लेषण विधियां। और इसमें एग्जाम्पल के साथ आज तक आप लोगों को जो डाउट रहे होंगे विश्लेषण और संश्लेषण में, खासतौर से संश्लेषण के एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमें समझ में नहीं आते, सिंथेसिस के एग्जाम्पल समझ में नहीं आते, एनालिसिस भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, उसके बाद की कहानी जो इतनी सारी कथा लिखी रहती है वो हमें ज़्यादा समझ नहीं आती। तो कोशिश करेंगे आज सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। तो बढ़ते हैं विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। एनालिसिस मेथड को पहले थ्योरी के पार्ट को या जो व्यवहारिक पार्ट है उसे हम समझते हैं। एनालिसिस मेथड होता क्या है, हम इसको कैसे समझते हैं। तो प्रॉब्लम हम लेते हैं, उससे समझ में आएगा जो हम अपने जीवन में करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम एनालिसिस मेथड का यूज़ करते हैं। मैथ्स में ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है। अब मैथ्स में कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे आपको एक क्वेश्चन बताया जाता है, आपसे बोला गया दो संख्याओं का योग 17 है, दो संख्याओं का योग 17 है और उनका गुणनफल 72 है। अब यहाँ दो सेंटेंस बोले गए, फिर फाइनली बोला गया तो उनमें से बड़ी संख्या बताओ। तो यहाँ हमने दो सेंटेंस बोल दी और फिर हमें कुछ आंसर निकालने को बोला गया। ये एक समस्या है। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ये हम छोटी क्लास किसी बच्चे को नहीं दे सकते, या हम किसी त्रिभुज की जानकारी दें, जैसे त्रिभुज में एक कोण इतना है और उसका दुगना दूसरा कोण है, बताओ तो फिर तीसरा कोण कितना होगा। इस तरह से कुछ जानकारी हम त्रिभुज के बारे में दे दें, या इसी तरह से कुछ जानकारी हम चतुर्भुज के बारे में दे दें। तो जो जानकारी है वो लाइन के फॉर्म में, सेंटेंसेस के फॉर्म में दी जा रही है। जब बच्चा उसे पढ़ेगा या स्टूडेंट जब पढ़ते हैं उसको, तो पहली लाइन पढ़ते हैं, फिर उसको समझ के इंटरप्रेट करके जो समझ में आ रहा है उसे इंटरप्रेट करके अपनी कॉपी पर लिखते हैं, फिर दूसरी लाइन पढ़ते हैं, फिर जो जानकारी दी होती है उसको ध्यान से देखते हैं उसमें क्या वो प्रोसेस कर सकते हैं। इस तरह जाके वो अपने आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यही होता है एनालिसिस। यही व्यवहारिक ज़िंदगी में होता है कि हमें वहाँ पर जाना है, जैसे लॉकडाउन था, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, ये पहली एक समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि ट्रेन नहीं चल रही है। तीसरी समस्या ये है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। चौथी ये है कि उसमें मास्क वगैरह और जो कोविड के नियम है वो भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है। अब जाके फाइनली हम देखें कि हमें एक्चुअली में जाना किस तरह से है, एक शहर से दूसरी शहर की तरफ। तो हम समझ पा रहे हैं कि समस्या, इतनी सारी समस्या, अलग अलग पार्ट में समस्या, और फिर उस पर जाकर हमें अपना सॉल्यूशन देखना है। तो यही हो जाता है व्यवहारिक ज़िंदगी में एनालिसिस मेथड जो हम यूज़ करते हैं, और ये वैज्ञानिक हो जाता है, हमारे व्यवहार में है, इसलिए इसको वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक बोला जाता है। अब इसके बारे में क्या क्या बोला जाता है वो हम देखते हैं। यह अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ती है, मतलब इसमें अज्ञात कुछ भी दिया जाता है, आपको सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं और कुछ फाइनली आपको निकालने को बोला जा रहा है। फिर समस्या को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में, अलग अलग सेंटेंसेस के फॉर्म में समस्या को बोला जाता है, बताया जाता है, दिया जाता है, और उससे फिर फाइनल सॉल्यूशन हमें निकालना होता है। यह विधि तर्क प्रधान विधि है। जब हम सेंटेंस को डिकोड करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वहाँ हम अपने जो तर्क है, अपना लॉजिक है, उसका प्रयोग करते हैं। जब हम तर्क लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाती है, वैज्ञानिक विधि हो जाती है। और इन विधियों का यूज, चूंकि हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह एक समस्या आ गई है, उसमें जैसे कृषि में है, पानी गिर रहा है और बीज बहने की समस्या है, दवाई भी डालना है, तो इन समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए अगर हम जाएंगे तो फिर हमें कौन कौन सी विधि का यूज़ करना पड़ेगा, हमें एनालिसिस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, विश्लेषण विधि का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये प्राचीन काल से यूज़ होते आने वाली विधि है। और क्या बोला जाता है इसके बारे में, ये जटिल समस्याओं को सरल समस्याओं में विभक्त करती है। बड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, जैसे 4 या 5-6 लाइन की कंडीशन वाला कोई भी क्वेश्चन है, फिर उसमें कंडीशंस ब्रेक करके हम सॉल्व करते हैं, तो जटिल समस्याओं के लिए सही है। निरीक्षण करते हैं हम, इसमें इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं कि अंदर और क्या क्या डाटा छुपा हुआ है जो हमारे काम आ सकता है, इसलिए इसको इसमें निरीक्षण भी किया जाता है। इस विधि में समस्या को हल करने की प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक का मतलब क्या है कि प्रकृति ने हमें समस्या समाधान के लिए भेजा है, तो हम ही इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। बच्चा इसमें खुद पार्टिसिपेट करता है। इस विधि में छात्र अपने आप से प्रश्न पूछता है, क्या दिया है और क्या निकालना है। सबसे अहम होता है जो हमारे पास डाटा है।
ज्ञात करने वाले तथ्यों की प्रक्रिया अपने अनुभवों में खोजता है, वो जो कंटेंट उसके पास आ गया वो पीछे देखता है कि अब इसको प्रोसेस कैसे किया जाए। तो यही लाइन है कि वो प्रक्रिया अपने अनुभवों में खोजता है। समानता और असमानता, पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका है, उनसे देखता है कि कहीं ये उसी तरह की कंडीशन तो नहीं है, उसी तरह से सॉल्व तो नहीं हो जाएगी। वो अपने व्यवहारों में समानता और असमानता पिछली समस्या के साथ वो देखता है। नोट, अब इसमें बोला गया है और ये आपको बहुत समझ में भी आ रहा है। एग्जाम्पल भी दिया आपको कि त्रिभुज के बारे में जानकारी दी, उसने बहुत सारे सेंटेंसेस दे दिए, डाटा दे दिया, किसी समबाहु त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु का, समकोण का, किसी का भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स करके डाटा दे दिया और आपको आंसर फाइंड आउट करने को बोला गया। और यही अलजेब्रा में भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है ये कहानी, वो सबसे ज़्यादा होती है ज्योमेट्री में, क्योंकि वहाँ पर कंसेप्ट्स सीमित होते हैं लेकिन जो एप्लीकेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और एप्लीकेशंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण, और उदाहरण का मतलब होता है प्रश्न। तो प्रश्न अगर हमें वहाँ हल करना है तो हमें किस विधि पर जाना पड़ेगा? एनालिसिस मेथड पर, विश्लेषण विधि पर जाना पड़ेगा। यही यहाँ पर बोला गया कि अगर कोई अध्यापक रेखागणित पढ़ा रहा है तो उसे निश्चित रूप से एनालिसिस मेथड का यूज करना चाहिए, अदरवाइज ये माना जाएगा कि वो पढ़ा नहीं रहा है, वो अपने क्वेश्चंस को रटवा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। आपको जो याद आ रहा है कि बचपन में आपने समझने की जगह क्वेश्चन सॉल्व किए, अपनी कॉपी की, यहाँ एक से दूसरे ने, दूसरे से तीसरे ने, सभी ने मिल बांट के कॉपी की। टीचर को लगा मैंने पढ़ा दिया, आपको लगा आपने पढ़ लिया और कॉपी करके आप पिटाई से बचे, तो वो लर्निंग प्रोसेस वहां पर कंप्लीट नहीं हुई। रेखागणित में जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में आपको निश्चित रूप से एनालिसिस मेथड का यूज करना चाहिए। विश्लेषण विधि के पद, अब इस मेथड में, एनालिसिस मेथड में स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को आप क्या करते हो? उसे देखते हो कि इसमें क्या है, डाटा क्या क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उसकी वास्तविक रूप से परिचित होते हैं, उसमें कंटेंट देखते हैं। फिर समस्या का विश्लेषण करते हैं, आप उसे पूरा ब्रेक करोगे अलग अलग पार्ट्स में, फिर देखोगे कि है क्या क्वेश्चन एक्चुअली में, और फिर सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ोगे। अब इसमें नोट में फिर से वही लिख दिया गया है जो पिछले उसमें देखा अपन ने स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं। विश्लेषण विधि के गुण, विश्लेषण विधि के गुण क्या होंगे? बच्चा खुद एक्टिव है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बनता है, निरीक्षण शक्ति बढ़ती है, तर्क शक्ति बढ़ती है, छात्र स्वयं करके देख रहा है, इसमें अन्वेषण करने की, निरीक्षण करने की क्षमता बढ़ रही है, ज्ञान अधिक स्थायी होता है, चूंकि बच्चा खुद उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है तो जो प्राप्त ज्ञान होगा वो अधिक समय तक उसके पास रहेगा, क्योंकि खुद उसने करके देखा है। ये उसके खास गुण हो जाते हैं। अब गुण के साथ में, प्रो के साथ में कौन भी होंगे? कुछ समस्याएं भी होंगी। तो समस्याएं उस तरह की सीखने वाली समस्याएं नहीं है, जो बैकग्राउंड में चलने वाली समस्याएं जिनको ध्यान रखना पड़ता है सिलेबस वगैरह को लेकर, उस तरह की समस्याएं इसमें आती हैं। चूंकि वैज्ञानिक विधि है तो मूल जो अधिक बड़ी समस्याएं, वैसी समस्याएं नहीं रहती, छोटी कक्षाओं में प्रयोग में नहीं लाया जाता। इस पर भी अपन बात कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम छोटी क्लास में नहीं दी जा सकती। इस विधि से शिक्षण करने पर पाठ्यक्रम जो है वो बहुत मुश्किल से सेशन में कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि लंबी मेथड हो जाती है, बच्चा खुद काम कर रहा है। हो सकता है एक आधा घंटे या 1 घंटे के लेक्चर में, 1 घंटे के लेक्चर में 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, बहुत लंबा हो जाएगा। इस विधि द्वारा समस्या को हल करने में अधिक समय लगता है, क्योंकि विश्लेषण तथा तर्क की प्रक्रिया लंबी होती है, खुद करने की होती है। ज्ञात तथ्यों तथा अज्ञात निष्कर्षों की जानकारी हो, ये तभी सॉल्व हो सकता है जब हमारे पास कंटेंट हो, डाटा हो, काफ़ी लंबा डाटा हो, तभी हम आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। अदरवाइज डाटा मिस होगा, हम आंसर नहीं निकाल सकते। और प्रत्येक अध्यापक के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो एग्जाम्पल सेट करे और इस मेथड से उन्हें सॉल्व करवाए, सभी बच्चों को उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन में शामिल करे। तो ये थी स्टूडेंट्स अपनी विश्लेषण विधि। अब हम आगे बढ़ेंगे संश्लेषण विधि। और बोला जाता है संश्लेषण और विश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक हैं, एक से एक के बिना दूसरे का कोई भी रोल नहीं होता। जब हम विश्लेषण विधि पढ़ लेते हैं, निश्चित रूप से उसके बाद संश्लेषण विधि पढ़ा जाता है। और यूज करने की बात अगर क्वेश्चन कहीं भी टीईटी में, किसी भी टीईटी में पूछा जाता है, विश्लेषण विधि को कब यूज किया जा सकता है? जब हम संश्लेषण विधि तब यूज कर सकते हो सिंथेसिस आप, जब आप एनालिसिस या विश्लेषण विधि यूज कर लो, उसके बाद आप संश्लेषण विधि यूज कर सकते हो। अब संश्लेषण विधि में क्या होता है? संश्लेषण विधि को हम समझे, जैसे हमसे बोला गया किसी त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध है। इस एग्जाम्पल को आप छोड़ दो, अभी हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं।
किसी त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध है। तो फिर हम उसमें और क्या क्या जानकारियां बाहर निकालेंगे। हम बोलेंगे कि वो एक समकोण त्रिभुज होगा, फिर हम बोलेंगे एक कोण उसका 90 डिग्री, समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री, फिर बोलेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, फिर हम बोलेंगे इसके दो कोणों का योग, समकोण को छोड़कर दो कोणों का योग 90 अंश होगा, 90 डिग्री होगा, फिर बोलेंगे हम 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होगी, सबसे बड़ी साइड, जिसको हाइपोटेनस या कर्ण कहा जाएगा। तो ये तमाम जानकारी हमने सिर्फ एक लाइन हमारे पास थी कि एक थ्योरम थी हमारे पास, उसके आधार पर हमने ये लाइन निकाली। और ये लाइन अगर हमें दी है, कहीं भी एक लाइन अगर हमें दी है, जैसे समकोण त्रिभुज के लिए क्या होगा या क्या सही होगा, तो फिर हम समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा है, पाइथागोरस की बात कर रहा है। तो हम सीधे किसकी तरफ चलने लगेंगे, थ्योरम की तरफ चलने लगेंगे। तो जो सिंथेसिस मेथड है, जो संश्लेषण विधि है, संश्लेषण विधि मुख्य रूप से जो थ्योरम्स हैं उनके लिए तैयार की गई है। थ्योरम्स देखी जाती हैं इस मेथड में, एक दिया होता है उसके आधार पर बहुत सारी चीजें देखी जाती है। जैसे बोला गया एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में फिर कहानियां शुरू हो जाएंगी। इसमें जो मीडियन है, माध्यिका है, वही लंबार्धक, कोणार्धक और माध्यिका सभी चीज़ें वही रहता है। फिर बोला जाएगा सारे एंगल 90 डिग्री के रहते हैं, सारी साइड्स इक्वल रहती हैं, जो लंब केंद्र है, परिकेंद्र है, अंतः केंद्र है, सारे जो सेंटर्स हैं वो एक ही जगह पर रहती है। तमाम चीज़ें जैसे ही हमने ये बोला उसके साथ साथ ही निकल के आ जाती हैं और फिर इनका यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो ये होता है सिंथेसिस मेथड। एक चीज़ आपको पता है, फिर उसके बहुत सारे टुकड़े अपन करें। वहां था सारी चीजें अपन को पता था, अपन फाइनल एक पर पहुंच रहे थे। अपन को एक पता है, अपन ने उसे पूरा एलाबोरेट कर दिया। इसलिए बोला जाता है जो संश्लेषण विधि है उसमें जो नियम या कुछ तथ्य अगर ढूंढना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे समांतर चतुर्भुज के बारे में अगर बोल दिया गया, समांतर चतुर्भुज में इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती है, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर जाना हो वो बहुत मुश्किल सा काम हो जाता है। वो अपन तो आगे और देखेंगे, कुछ लाइंस के फॉर्म में उसको यहाँ पर लिखा गया है। संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि के बिल्कुल विपरीत है। वहां बहुत सारे से एक पर, यहाँ एक से बहुत सारे पर जाते हैं। किसी समस्या के विभिन्न अंशों को जोड़कर उन्हें एकीकृत करके समाधान तक पहुंचा जाता है। बिल्कुल ठीक, जैसे प्रॉपर्टीज आपको बताना चालू कर दिया, प्रॉपर्टीज बताना चालू क्या किया। एक त्रिभुज है जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग है और उसमें एक कोण 90 डिग्री का है, और जानकारी दे दी, 3-4 जानकारी। फिर आप बताओगे वो क्या है, वो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक वैसे ही एक चतुर्भुज के बारे में जानकारी दी जाती है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और आमने सामने के कोण भी उसके बराबर हैं और साथ में सभी कोण उसके 90 डिग्री के हैं और उसके दोनों विकर्ण बराबर हैं। तो फिर हम बोलेंगे ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, कहीं ना कहीं आयत की तरफ ये इशारा कर रहा है। तो बहुत सारी जानकारी से एक जानकारी पर जब हम पहुंचते हैं तो उसे बोला जाता है सिंथेसिस मेथड, संश्लेषण विधि। अब देखेंगे आगे। अतः जब हम किसी समस्या से संबंधित समस्त पूर्व समस्याओं को एक साथ मिश्रित करके हल करने का प्रयास करते हैं तो वही क्या होती है, संश्लेषण विधि कही जाती है। इसमें ज्ञात से अज्ञात की तरफ चला जाता है। जो सेंटेंसेस आपको बोले गए, प्रॉपर्टीज बोली गई, वो नोन है। फिर हम किसके पास जा रहे हैं, अननोन, जो हमें पता नहीं है, जो हम आंसर बताने वाले हैं। मनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है इसको, क्योंकि ये ठीक किसका अपोजिट है, विश्लेषण विधि का अपोजिट है वो वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, तो इसे भी मनोवैज्ञानिक कहा जाएगा। इसमें बच्चा खुद पार्टिसिपेट करके बताएगा। संश्लेषण और विश्लेषण विधि एक दूसरे की पूरक है, अकेले एक का कोई भी महत्व नहीं होगा। संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास में तिनका निकाला जाता है। संश्लेषण विधि में बहुत सारे से अपन को आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अपोजिट क्या होता है, जो विश्लेषण विधि होती है उसमें क्या होगा, आपका तिनका स्वयं घास से बाहर आ जाता है। ये किसने बोला, प्रोफेसर यंग ने ऐसा बोला था। अर्थात संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं और विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। संश्लेषण विधि के जो पद हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले हमें क्या होता है, समस्या के आधार का ज्ञान होता है। इतने सारे जो पॉइंट्स दिए हैं उनसे क्या पता चलेगा, बेस पता चलेगा कि हाँ हम किस तरफ जा रहे हैं। फिर समस्या का पता चलेगा, निकालना क्या है, एग्जैक्टली क्या बोलना है, और वहीं से क्या होगा, समस्या का हल होगा। अब इसमें नोट के फॉर्म में क्या दिया है,
जो उपरोक्त संश्लेषण विधि के पदों को ऐसा प्रतीत होता है कि इससे तथ्य की सत्यता की जांच की जा रही है कि इतनी सारी चीजें पता थी तब जाके हमने कुछ उसके बारे में बोल पाया। बिल्कुल पहेली के जैसे बहुत सारा डाटा हम दे दें फिर हम बोलते हैं, ऐसा लगता है कि वेरीफाई कर रहे हैं कि इसको पता है या नहीं है। सत्यता की जांच का मतलब क्या होता है, इससे क्या प्रूव किया जाएगा, थ्योरम्स प्रूव की जाएंगी, वही होती है सत्यता की जांच, प्रमेय सिद्ध की जाती है। अब आगे बढ़ेंगे हम। संश्लेषण विधि के गुण क्या होंगे, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, ठीक है। सरल एवं अस्पष्ट विधि है, सरल लगती है क्योंकि बहुत सारी चीजें दी और लेकिन जब निकालना होता है तो फिर कैसा हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है। इसमें विश्लेषण विधि से कम समय लगता है क्योंकि डाटा अपने पास पहले ही रहता है, एनालिसिस वगैरह अपन को कुछ भी नहीं करना होता ज्यादा, सिर्फ जोड़ा और बना दिया। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, बिल्कुल ठीक है। यह मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए उपयुक्त है क्योंकि डाटा बहुत सारा मिल गया, बताने में बहुत आसानी होगी। इसके प्रयोग करने से नीरसता उत्पन्न होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक, इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, इसलिए इसमें नीरसता उत्पन्न होती है। विश्लेषणात्मक विधि के पश्चात संश्लेषणात्मक विधि का उपयोग आवश्यक है। जब हम विश्लेषण विधि एनालिसिस कर लेंगे उसके बाद ही हम सिंथेसिस पर पहुंचेंगे, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। संश्लेषण विधि के दोष पर जब हम जाएंगे, इस विधि में तर्क और निर्णय शक्ति का विकास भली भांति से नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा तर्क बच्चा इसमें नहीं कर पाता है क्योंकि जानकारी इतनी सारी हो जाती है, बस उसे कंपाइल करके बताना होता है। यह विधि सरल तो है पर स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको, आप तमाम वीडियोस देखोगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि ये स्पष्ट नहीं होती है, बच्चों को भी स्पष्ट नहीं होती है। छात्र अपने प्रयास से ज्ञान प्राप्त इसमें नहीं कर सकते। अगर वो खुद से कोशिश करते रहेंगे, आप खुद सोचना, आप एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करना सिंथेसिस के, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम जाएगी क्योंकि अपने खुद से बच्चा इसमें एक्टिव नहीं हो सकता। इससे प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन में नहीं है, खुद से बहुत ज़्यादा चीज़ें वो नहीं कर रहा है, तो ज्ञान कैसा हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। जबकि वहाँ बच्चा खुद से सारी चीज़ें कर रहा है तो वो ज्ञान कैसा था, स्थायी था। कठिन प्रक्रिया हो जाती है छोटे बच्चों के लिए। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान बालकों का स्वयं का खोजा हुआ नहीं होता क्योंकि सारी जो जानकारी है थ्योरम के बारे में या किसी भी विषय के बारे में पॉइंट वाइज आपको जानकारी दे दी गई है। बालक असहाय होकर प्रत्येक बात को समझने के लिए अध्यापक पर निर्भर करता है। हर सेंटेंस को डिकोड करने के लिए इस सेंटेंस में क्या जानकारी दी है सर बताएं, तो फिर हम समझे कि ये किस तरफ इशारा कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आपसे पहेली पूछी जाती है, आप किसी पहेली को जब हल करने के बारे में जाते हो, सोचने जाते हो, अगर वो कठिन है तो आप बार बार पूछते हो कि बताओ फिर से क्या है, और क्या बोला था, और क्या बोला था, और क्या बोला था। तो यही कहानी यहां पर भी है कि बच्चा किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। इसलिए यह विधि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं मानी जाती। सीधे सीधे छात्र स्वयं प्रयासों द्वारा अधिक विषय वस्तु नहीं सीख सकता। इस प्रकार यह नीरसता एवं निर्जीवता लाने वाली विधि है। छात्र खुद बहुत ज़्यादा नहीं, डिपेंडेंसी आ रही है तो छात्र को क्या लगेगा, काफ़ी सारे छात्र क्लास में वैसे ही पीछे छूट जाएंगे कि अरे कौन पूछेगा, इससे अच्छा तो ठीक है चल अपन गेम खेल लेते हैं पीछे बैठे बैठे, तो वो अपने आप में लगे रहेंगे। लेकिन डर के मारे अगर बैठे भी है ना तो वो क्या होंगे, फिर बोर होने वाले हैं, निश्चित रूप से उन्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो ये थी कहानी किसकी, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि की। अब बात आती है इस पर जो क्वेश्चंस हमें डिस्कस करना है, वो हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो अगली वीडियो में रहेंगे। इस वीडियो में अपन इतना ही रखेंगे और आप लोगों को एक और जानकारी दे दी जाए कि अगले लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं ब्लूम ने उनको किस तरह से समझाया और उसमें 2001 में जो अमेंडमेंट हुआ वो क्या था। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए, बहुत शानदार वीडियो होने वाला है ब्लूम की टैक्सोनॉमी का। आज इतना ही, थैंक यू, राम राम, नमस्कार सभी बच्चों को।